Hello, dear students. Today we will read and understand chapter 6 Poets and Pancakes. Here, poets means narrator, that means writer, kavi, and pancake. It is a brand name of makeup. ठीक है, जो मेकअप हम जो यूज़ करते हैं उसी का एक ब्रांड नेम है, चूँकि अलग अलग नेम से आता है, सो इट इज़ ब्रांड नेम. ठीक है. फर्स्ट लेट्स नो अबाउट द ऑथर एंड द ऑथर इज़ अशोका मित्रन. ही इज़ अ तमिल राइटर. ये एक तमिल राइटर हैं एंड ही वर्क्स इन जेमिनी स्टूडियो. ध्यान देना, ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये एक फिल्म स्टूडियो है. तो यहाँ पे अशोका मित्रन इस स्टूडियो में काम करते हैं एंड हीज़ वर्क इज़ टू कट द न्यूज़पेपर. उसका काम था कि न्यूज़पेपर की कटिंग करना. ठीक है, साथ ही कभी न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो अपने खुद से वो राइटर का काम करता था. सो ही हैज़ रिटन अ वेरी फेमस बुक. इसने एक बुक लिखी है, माई ईयर्स विद बॉस. माई ईयर्स विद बॉस. अब ये बॉस कौन है, ध्यान देना. दिस बॉस इज फाउंडर ऑफ, क्या, ध्यान से सुनना. ये जो बॉस है इसका नाम है SS वॉशन और ये फाउंडर है किसका, जेमिनी स्टूडियो का. तो इसने एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस. तो जो कहानी आज हम पढ़ रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये जो है एक अंश है, ये एक एक्सट्रैक्ट है इस बुक का. तो चूंकि हमने डिस्कस किया इसका काम क्या था, ये न्यूज़पेपर कटिंग करना. और ये जो जेमिनी स्टूडियो है लोकेटेड इन चेन्नई, वॉज सेट अप इन 1940. 1940 में इसकी स्थापना की गई थी. तो ओवरऑल यहाँ पे होगा क्या, ये अशोका मित्रन ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस. ये अपना अनुभव शेयर करेंगे हमसे, जो भी स्टूडियो में हुआ, जेमिनी स्टूडियो में हुआ. सो लेट्स बिगिन विथ दिस इम्पोर्टेंट लेसन. चलिए स्टार्ट करते हैं. So, Pancakes was the brand name of the makeup of material that Gemini Studio bought in the truckloads. Greta Garbo must have used it. तो ये जो पैनकेक है ये बिल्कुल ब्रांड नेम है किसका, मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था. और वो भी ट्रक में भर करके. मतलब कितना भारी होता होगा, कितना ज़्यादा सामान लाता होगा, ट्रक में भर के इसको ले आना पड़ता था. एक एक्ट्रेस है ग्रेटा गार्बो. इट इज़, सॉरी, सी इज स्वीडन, स्वीडिश एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस है. तो लेखक का कहना है कि ये जो पैनकेक है ये ज़रूर ग्रेटा गार्बो ने यूज़ की होगी, साथ ही मिस गोहर ये भी इसको यूज़ की होगी. और ये जो वैजयंती माला है, मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, ये भी यूज़ की होगी. मतलब ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर और ये वैजयंती माला तीनों ने इसको यूज़ किया है. लेकिन ये जो रति अग्निहोत्री है इसके बारे में नाम भी नहीं सुना है. किसके बारे में, ये पैनकेक के बारे में, जो कि ब्रांड नेम है. So the makeup department of the Gemini studio was in upstairs of building that was believed to have been a Robert Clive's stable. ध्यान देंगे, ये जो मेकअप है एक बिल्डिंग में है. और देखो आपको पता है कि जो फिल्म मेकिंग होता है इसके लिए अलग अलग करेक्टर होते हैं, अलग अलग इसके रूम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, तो उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट था मेकअप का. तो ये मेकअप जो है अपस्टेयर, ऊपर में था, एक बिल्डिंग के ऊपर में था. और ऐसा माना जाता था कि ये जो बिल्डिंग है पहले रॉबर्ट क्लाइव्स का अस्तबल हुआ करता था. रॉबर्ट जो कि अंग्रेज़ है, उस ज़माने में अंग्रेज़ का चलता था, तो पहले अपने घोड़े को रखते थे. अब जब ये गए तब जाकर के इस बिल्डिंग को स्टूडियो बना दिया गया. अ डज़न अदर बिल्डिंग इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस. और ये भी माना जाता है कि दर्जनों बिल्डिंग इसका, ये रॉबर्ट क्लाइव का रेसिडेंस रहा है, घर रहा है. फॉर हिज फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, चूँकि इसकी जो लाइफ है काफ़ी शॉर्ट थी और यहाँ तक कि मद्रास में काफ़ी कम दिन बिताए हैं ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं. तो इन्होंने बहुत सारी हरकतें की हैं. हरकत का मतलब बहुत सारी एक्टिविटी की हैं, जैसे कि फाइटिंग. भारत के अलग अलग जो कॉर्नर है, रिमोट कॉर्नर है, वहाँ पे फाइटिंग भी किया, लड़ने का काम किया. साथ ही एक यंग लड़की से शादी की इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. मद्रास के चर्च में, सेंट मैरी चर्च में इसने एक लड़की से शादी की. तो ये तो बात हुई रॉबर्ट के बारे में. ठीक है, तो लेखक फिर बताते हैं अब मेकअप के बारे में कि ये जो मेकअप रूम है, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स. आपने सैलून तो देखा ही होगा जहाँ पे बाल काटते हैं. तो ये जो मेकअप रूम है बिल्कुल सैलून की तरह ही दिखता था, जहाँ पे चारों एंगल से अलग अलग क्या मिरर मिरर लगे होते थे, दर्पण लगे होते थे. साथ ही देवर ऑल इनकैंडेंस लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट, इनकैंडेंस लाइट का मतलब पुराने ज़माने में जो लाइट जो जलता था वो येलो कलर का था. ठीक है, जो कि काफ़ी हिट करता था.
तो लेखक का कहना है कि पुराने ज़माने का लाइट भी वहाँ पे था, साथ ही ये हेयर कटिंग की तरह दिखता था। तो भैया आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं द फेयरी माइज़री का मतलब होता है वेरी हीट, बहुत ज़्यादा गर्म। ये लोग जो मेकअप करते थे लोग, इन लोग को सहना पड़ता था। सो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है सबसे पहले बंगाली के द्वारा हेड किया गया था, उसका प्रमुख था। तो ये आगे चल कर के बंगाली काफ़ी सफल हो गया और स्टूडियो को ही छोड़ के भाग गया। ठीक। तो फिर आगे क्या हुआ भाई, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। अब जो ये स्टूडियो है संभालेगा मेकअप डिपार्टमेंट को, ये महाराष्ट्रियन के द्वारा, मतलब महाराष्ट्रियन आए, जिसके साथ जो हेल्पर थे धरवार कनाडिगा एंड आंध्र मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजर लोकल तमिल्स। देखो इतने सारे लोग हैं। अब लेखक यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं भाई, लेखक यहाँ पे ये बताते हैं कि बंगाली छोड़कर तो चला गया, लेकिन बाद में स्टूडियो में ये लोग आए। तो ये लोग बिल्कुल क्या किए, नेशनल इंटीग्रेशन शो किए यहाँ पे, मतलब राष्ट्रीय एकता, अलग अलग जात पात के अलग अलग राष्ट्र के ये लोग आए, अलग अलग क्षेत्र से आए, तो ये लोग राष्ट्रीय एकता शो कर रहे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। ठीक है। सो ऑल दिस शो दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यही है नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब राष्ट्रीय एकता। देखो पहले ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में होता क्या था, एक ब्रॉडकास्टिंग होता था प्रोग्राम जिसमें राष्ट्रीय एकता को का विज्ञापन दिखाया जाता था। लेकिन इससे पहले भी देखो ये जेमिनी स्टूडियो वाले राष्ट्रीय एकता की भावना बिल्कुल प्रेषित करते थे, ये लेखक का कहना है। तो ये जो गैंग है, गैंग किसका, जो राष्ट्रीय एकता जो शो कर रहे हैं, अलग अलग जो लोग हैं, मेकअप मैन है, ठीक है, could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locality made potion and lotion। अब ये पोषण एंड लोशन जो चेहरे पे जो लोशन लगाते हैं, कहते हैं कि दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी, ये जो लोग हैं मेकअप वाले जो लोग हैं, ये जो जो डिसेंट लुकिंग पर्सन है। अब डिसेंट लुकिंग क्या होता है, जो अच्छे खासे आदमी दिखते हैं उसको एक अदर आदमी में, मतलब अदर चेहरे में बदल देते थे। ठीक है, एकदम मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह दिखाई देने लगते थे। अब भैया मेकअप वालों का काम ही है जो डिसेंट लुक है उसको अगली बना देना, और जो अगली है उसको और अच्छे खास बना देना। सो दोज वर द डेज ऑफ मैंडी इंडोर शूटिंग, उन दिनों अंदर में ही शूटिंग हुआ करता था। केवल 5% फिल्म बाहर में शूट होता था। आजकल तो पूरा फिल्म ही बाहर में शूट होता है। आई सपोज, लेखक बोलते हैं, आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट, मेरा मानना है कि जो सेट है स्टूडियो लाइट है इनको गर्ल्स बॉय की ज़रूरत पड़ती टू बी मेक लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। ये जो गर्ल्स लोग आते थे, बॉयज़ लोग आते थे अगली दिखने के लिए, मतलब इसको जब पेंट किया जाता था तब ये मूवी में काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब प्रेजेंट, अच्छी तरह प्रेजेंट हो जाए, ये होता था। लेखक का यहाँ पे मानना ये है कि लाइट्स को ज़रूरत पड़ती थी लड़के और लड़कियों की, ताकि उसको पेंट किया जा सके, उसके चेहरे को पेंट किया जा सके, मेकअप किया जा सके और मूवी में अच्छे से प्रेजेंट कर सके। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। और देखना यहाँ पे मोस्ट है स्ट्रिक्ट हायरसी, मतलब यहाँ पे लेवल भी मेंटेन किया जाता था। कैसे लेवल, सबसे पहले कोई सीनियर होगा, सीनियर के बाद कोई और जूनियर होगा, जूनियर के नीचे कोई और सेक्रेटरी होगा, ऐसे लेवल मेंटेन किए जाते थे। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं बहुत अच्छी बात, देखना क्या क्या मेंटेन किए हैं। द चीफ मेकअप मैन, ये पहला आदमी है, अंडरलाइन करते जाएंगे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस अगली, ये जो मेन हीरो और हीरोइन थे इसका काम था इनको मेकअप करना, किसका काम, द चीफ मेकअप मैन का। फिर उसके नीचे आता है ही सीनियर असिस्टेंट, फिर उसके नीचे आता है सीनियर असिस्टेंट, उसका काम था जो सेकंड हीरो हीरोइन होता है उनका मेकअप करना। देखो एक लीड रोल में होता है हीरो और हीरोइन, उसके बाद फिर साइड रोल में एक और होते हैं, ठीक है, ये इसी की बात किया जा रहा है। तो जो सीनियर असिस्टेंट होता है उसका काम था जो सेकंड हीरो हीरोइन है उसका मेकअप करना। तीसरे नंबर पे था द जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसका काम था जो मेन कॉमेडी करने वाले लोग थे जो फिल्म में उसका मेकअप करना। फिर चौथे नंबर पे आता है द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस बॉय को आप जरूर अंडरलाइन करिए। चौथे नंबर पे आता है ऑफिस बॉय, जिसका काम क्या था,
जो क्राउड प्लेयर्स होते हैं, अब ये क्राउड प्लेयर्स क्या है, आप एक फिल्म देखते हैं तो बैकग्राउंड में अलग अलग लोग को रखा जाता है, वो भी एक फिल्म का हिस्सा होता है। तो इस क्राउड पीपल का मेकअप करने के लिए एक लड़के रखा था, ऑफिस बॉय, जिसके बारे में ये पूरा लेसन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब बॉय कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑफिस बॉय है वो बिल्कुल बॉय ही की तरह है, ठीक है। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब भी वहाँ पे जब क्राउड शूटिंग होता था, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पैंट इन अ जाइंट वेसल। ध्यान देना कितनी अच्छी बात है, जाइंट वेसल का मतलब बहुत बड़े बकेट में, वेसल में, बर्तन में पैंट को भर देता था जब भी क्राउड शूटिंग होता था। फिर क्या करता है, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जो जो भी क्राउड प्लेयर्स होते थे, मतलब जो भूमिका निभाते थे, उसके चेहरे पे जाके पोत देता था। और इसका मकसद क्या था, द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, पोर का मतलब जो दाग धब्बे हैं ना, उसके सरफेस को सीधा बंद कर देना। ये जो पैंट है, ये जो मेकअप है, जाहिर सी बात है जो दाग धब्बे होते हैं उसको मेकअप करने से गायब हो जाते हैं, तो यही उसका काम था। सो ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, भैया वो बिल्कुल लड़का नहीं था, क्योंकि वो ही वॉज इन हीज अर्ली 40s, लगभग वो 32 से 40 साल के बीच में था। हैविंग इंटर द स्टूडियो ईयर्स एगो, ये काफ़ी साल पहले इस स्टूडियो में इंटर किया था, इन आशा के साथ कि वो एक दिन स्टार बनेगा, स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, लिरिक्स लिखेगा। और साथ ही एक और ख़ास बात थी, ही वॉज अ बीट ऑफ पोइट, थोड़ा सा पोइट की भी नॉलेज रखता था। आगे हैं, उन दिनों मैं क्यूबिकल में काम करता था। यहाँ आई का मतलब है ऑथर, ठीक है, ऑथर बोलता है, क्योंकि ये भी तो वर्कर ही है ना। तो क्यूबिकल का मतलब होता है स्मॉल रूम। उन दिनों मैं एक छोटे से रूम में काम करता था, जहाँ पे दो छेद थे, विच वर फ्रेंच विंडोज, सॉरी, जहाँ पे जो दो खिड़कियाँ थे वहाँ पे बिल्कुल आसानी से आर पर देखा जा सकता था। तो सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क चेयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, तो मुझे बैठे मेरे डेस्क पे मुझे बैठते देखे हुए और न्यूज़पेपर को दिन और रात दिन भर काटते हुए, टीयर फाड़ते हुए, लोगों को लगता था कि भैया मैं तो कुछ करता ही नहीं। और ये मेरे बॉस को भी लगा, हाँ ध्यान देना, ये मेरे बॉस को भी लगता था मैं तो कुछ करता ही नहीं है। सो जिसको भी ये लगता कि मुझे जो है कुछ और काम करना चाहिए, वो क्या करता, मेरे केबिन पे आता, मेरे रूम पे आता, और बिल्कुल ये एकदम लेक्चर झाड़ने लग जाता। मतलब लोग देखो फालतू की दिमाग देने उस लेखक को आ जाया करते थे, ठीक। आगे है, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेड नाउ। देखो, अब ये ऑफिस बॉय, इसको मेकअप बॉय भी बोलेंगे, ये ऑफिस बॉय भी उसको इसके पास आ जाता था और ये बोलता था कि ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट, कि आप इस डिपार्टमेंट में आकर के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो लेखक को ही बोलने लगा ऑफिस बॉय कि आप अपना जो है टैलेंट यहाँ पे क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, तो जब उनकी बात को मैं सुनता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, और मैं हमेशा भगवान से प्रे करता कि कब क्राउड शूटिंग हो और ये लड़का वहाँ पे जाए और दोबारा मेरे पास दिमाग खाने ना आए। ये लेखक बता रहे हैं। सो इन ऑल इंस्टेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, भैया गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन के समय में क्या होगा, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड सिंगल पर्सन। जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हमेशा आप एक ही आदमी के को टारगेट करोगे जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, जो आपको इरिटेट करता है। क्या था, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस दैट ऑल हिज वेज, और ये बिल्कुल ऑफिस बॉय के साथ सेम घटना यही हुई। क्या, उसका जो गुस्सा था, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, उसका जो नेगलेक्ट था, नापसंद था, वो किसके प्रति था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोठा मंगलम सुब्बू, ये है हमारा थर्ड नंबर का करेक्टर। पहले तो हमारे राइटर हैं, फिर हमारे आते हैं भैया ऑफिस बॉय, और दूसरा है कोठा मंगलम सुब्बू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको नफरत करते थे ये ऑफिस बॉय। अभी क्यों नफरत करते थे, कैसे नफरत करते थे, आगे दिया गया है। अब बात करते हैं, हम सिर्फ सुब्बू के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सुब्बू है वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, पहले नंबर पे था हमारे फाउंडर डायरेक्टर, दूसरे नंबर पे हमारा सुब्बू। ही कुडंट हैव हैड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। चूँकि ये तो इसका बिल्कुल ख़ास कोई इनकरेज नहीं था फिल्म की ओपनिंग में, जितना हमारे ऑफिस बॉय का योगदान था, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंपेयर बताया जा रहा है।
तो ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन डिफिकल्ट टाइम फॉर व्हेन ही बिगन हिज कैरियर। जब अपने इस कैरियर को स्टार्ट किया था बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, है ना। देयर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियो। उस समय तो कोई फिल्म नहीं था, स्टूडियो नहीं था। यहाँ तक कि एजुकेशन के मामले में, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुबु कुडंट हैव हैड अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। यहाँ तक कि एजुकेशन के मामले में ये जो सुबु है हमारे ऑफिस बॉय से थोड़ा कम था, बराबर था लेकिन थोड़ा कम था, ठीक। सिर्फ कंपेयर बताया जा रहा है, आगे देखते जाइए नफरत का कारण क्या था हमको जानना है। लेकिन वो कहते हैं ना, बर द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ऑन ब्राह्मीण, कि भैया ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण में जन्म लेने की ही वजह से उसका जो सम्मान है, वर्च्यू है, वो बढ़ गया। ही मस्ट हैव एन एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। एफ्लुएंट का मतलब रिच, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, सम्मान पाना, बस यही बात उसमें कुछ ज़्यादा ही खास थी। और आगे इसके बारे में दिया है, he had the ability to look cheerful at all times even after having hand in a flop film। देखो यदि उसको फ्लॉप फिल्म भी मिल जाता ना ये सुब्बू को, फिर भी उसके पास ये एबिलिटी था कि ऑल टाइम वो हमेशा चीयरफुल, एकदम खुश दिखता था, हमेशा खुश, है ना। और वो हमेशा हार्ड वर्क करता किसी के लिए, कुछ भी, जो लोग आदमी आते थे उसके लिए। और ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, अपने से वो खुद कुछ करता नहीं था, लेकिन उसकी लॉयल्टी थी, जो उसकी सेंस थी, वो दूसरे आदमी को क्या बना देता, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता। आइडेंटिफाई का मतलब दूसरों को खुश कर देता। सॉरी, यहाँ पे है हम, बट ही सेंस ऑफ लॉयल्टी, सॉरी, यहाँ पे जो उसकी दयालुता है, जो उसकी लॉयल्टी है, उसकी जो परिचय है, हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली इन टर्न हिज इंटायर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसकी जो लॉयल्टी है अपने प्रिंसिपल के प्रति, प्रिंसिपल कौन है, बॉस, ठीक है, उसके जो बॉस है, पूरी तरह से समर्पित था। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, और अपने पूरा ध्यान, पूरी क्रिएटिविटी, पूरी मेहनत अपने बॉस के फायदे में लगा देता था वो, मतलब पूरा मेहनत अपने बॉस के लिए करता था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट। वो फिल्म फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, सही था, है ना। तो ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। तो एक आदमी है, जब भी उसको कुछ बोला जाए, उसको कमांड किया जाए, ये करो वो करो, तो बिल्कुल वो खुश हो जाता। द रेट फाइट द टाइग्रेस अंडर वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखना, अब यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं, एक क्लूज दे रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन की। जो चूहा है जो टाइग्रेस के साथ पानी के अंदर लड़ाई करते हैं, उसको मार डालता है, लेकिन फिर उसके जो बच्चे हैं उसके प्रति उसको प्यार दिखाते हैं, दयालु दिखाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। मुझे नहीं पता कि इस सीन को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर ना सुब्बू से कहता है, उसको पूछता है कि भैया आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे। तो सुब्बू जो है 4 तरीके बताता है कि भैया रेड जो है, चूहे जो है, बिल्कुल अफेक्शन, स्नेह प्रकट करेगा, है ना, अपने किए पे स्नेह प्रकट करेगा। तो फिर बोलता है प्रोड्यूसर, ठीक है, अच्छी बात है, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ। मुझे नहीं लगता कि काफ़ी इनफ है, मतलब इफ़ेक्टिव है। तो प्रोड्यूसर फिर कहता है कोई और रास्ता निकालो। तो इतने में, मिनट में ही ये सुब्बू जो है ना दूसरा तुरंत तरीका, मतलब 14 अलग अलग तरीके बताता। तो ये जो फ़िल्म मेकिंग है, ये कोई इतना सरल काम नहीं है, ठीक है, एक सुब्बू की तरह। इफ़ देयर वॉज अ मैन हु गिव डायरेक्शन डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, कोई एक ऐसा आदमी है जिसने जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन दिया, उसको परिभाषित किया, नाम बनाया, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ अपने गोल्डन ईयर्स में। और वो सिर्फ एक ही आदमी था, वो है सुब्बू, ठीक है। तो ये जो सुब्बू है, सुब्बू हैड सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट। वो पोइट भी था, दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। ही डिलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। मासेस का मतलब लोग हैं। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, और सो हिज क्रिटिसाइज फेल। तो ये सुब्बू चूंकि पोइट भी था, तो लोगों को लगता था कि ये सुब्बू फिल्म में आकर के अपने आप को सक्सेस बना लिया, उसकी वजह से उसका पोइट जो है पीछे छूट गया। वो तो बहुत सारे स्टोरी पोयम भी कंपोज किए हैं, ठीक है। जैसे कि उसने एक बहुत अच्छे नॉवेल लिखा है, थिलाना मोहन नावल, ठीक है, विद डजन ऑफ वेरी डीपली एज कैरेक्टर। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड मैनर ऑफ द देवादासी ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये उसकी रचनाएं हैं जो बता रहे हैं एज अ पोइट के रूप में। तो लोगों का मानना था कि उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया पोइट में।
ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत खास एक्टर था वो। उसने कभी भी लीड रोल में आने का मन नहीं बनाया, मन तो था लेकिन कभी भी अपने आप को कोचता नहीं था वो, है ना। बट वट एवर सब दी ऑर्डिनरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी रोल उसको मिलता भाई इन कोई भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर, वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता जो जो मेन प्लेयर होते हैं। जब भी उसको कोई फिल्म मिलता तो जो मेन प्लेयर होते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसका रहता। ये सुब्बू के बारे में बता रहे हैं। वो बिल्कुल एकदम प्यारा था, जेन्युइन लव था किसी के लिए भी। ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेसिडेंट। उसका घर ना बिल्कुल एक परमानेंट रेसिडेंस बन गया था बहुत सारे लोगों के लिए, दर्जनों भरे लोगों के लिए, जो दूर से आते थे, उसके रिलेशन, उसके दोस्त, उनके लिए। ठीक है। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। और उसके नेचर से भी ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को उसने सपोर्ट भी किया है। तो इस प्रकार के चैरिटेबल और इम्प्लीमेंट आदमी, एंड येट ही हैड इनेमीज, फिर भी इनके इतने दुश्मन, मतलब सुब्बू इतने अच्छे आदमी हैं फिर भी इसके दुश्मन है, बताओ। क्या इसलिए कि वो बिल्कुल बॉस के साथ क्लोज हैं? क्या इसलिए भी कि बिल्कुल उसका बिहेवियर अलग है? क्या इसलिए भी कि वो हमेशा जो किसी भी चीज़ है, जो सब चीज़ है उसमें हमेशा यस ही बोल देता है? कोई भी केस हो, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप, एक आदमी है जिस जो मेकअप का मतलब जो ऑफिस बॉय है, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुबू। डायरेस्ट थिंग का मतलब जो हमेशा सुबू का बुरा चाहता है, एक आदमी है और उसका नाम है ऑफिस बॉय, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से पढ़ेंगे, यूशा सुबू ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू।